नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में राहुल और तेजस्वी की संयुक्त रैली की, बिहार चुनाव के बीच एनडीए नेताओं के बढ़ते विरोध की, देखेंगे एसआईआर के खिलाफ सीएम स्टालिन के बड़े कदम को, वोट चोरी के खिलाफ राज ठाकरे ने क्या किया ऐलान, जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया नोटिस, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसआईआर शुरू होते ही गोवा में 34 अफसरों के तबादले, कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति, बोली ये चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन। आपराधिक मुकदमों में आरोप तय करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, देरी को कार्यवाहियों के ठहराव में बताया प्रमुख कारण, देश भर में दिशा निर्देश जारी करने का दिया प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद ओडिशा और अब तेलंगाना पहुंचा चक्रवात मोन्था, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 368 अंकों की बढ़त के साथ 84,997 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 117 अंकों के उछाल के साथ 26,053 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने बिहार में 2 जनसभाएं की, पहली मुजफ्फरपुर में और दूसरी दरभंगा में। इस दौरान पूरा महागठबंधन एक साथ दिखाई दिया। राहुल गांधी ने रैली में पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी ने पहले ही दिन पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप भारत का अपमान कर रहे हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है, मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मैंने मोदी को झुका दिया। ट्रंप भारत की सेना के बारे में बोल रहे हैं, मोदी चुप है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया। मैं मोदी को चैलेंज देता हूं, बिहार आकर कहें ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी वोट के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, उन्हें बस आपका वोट चाहिए। अगर आप मोदी जी को नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाचेंगे भी। पीएम मोदी ने छठ के लिए भी दिल्ली में ड्रामा किया, वहां छोटा सा तालाब बनाया, कहा देखा 56 इंच की छाती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान से सीधे बात करता हूं। पीछे से पाइप लगाकर साफ पानी डाला जाता है। मीडिया दिखाती है मोदी जी ने यमुना में स्नान किया, जबकि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर कोई उसमें नहा ले तो बीमार पड़ जाए। मोदी के साथ राहुल ने नीतीश कुमार को भी अपने निशाने पर लिया और उन्हें कमजोर मुख्यमंत्री बताया। राहुल ने कहा कि बिहार में बीजेपी नीतीश के चेहरे का प्रयोग कर रही है। नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, बीजेपी उन्हें कंट्रोल कर रही है। नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं ले सकते। रैली में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसान भाई जानते हैं कि एक ब्रांड की बीज खेत में डालने से फसल खराब हो जाती है, अब वक्त है नए ब्रांड का बीज डालने का। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सीएम हैं। 20 साल पुरानी सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। पिछली बार भी हम लोग जीत गए थे, लेकिन काउंटिंग में धांधली की गई, लेकिन इस बार नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के नेता यहां आते हैं, पीएम मोदी कहते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और वोट बिहार के लोगों से लेंगे। अब ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार बनेगी तो जो भी वादे किए हैं सभी वादों को पूरा किया जाएगा। बिहार में इस वक्त चुनावी शोर के बीच बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो है एनडीए की खस्ता हालत। राज्य में जारी घटनाक्रम को देखकर यह साफ साफ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ एनडीए के नेताओं का विरोध हो रहा है, तो वहीं पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के कार्यक्रमों को लेकर भी लचर व्यवस्था की खबर सामने आई है। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी दूसरी वजहों से लाइमलाइट बटोरे हुए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को जनता के तीखे विरोध का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जिसे मौजूदा सरकार के प्रति गहरे असंतोष का संकेत माना जा रहा है। ये घटनाक्रम चुनाव में एनडीए के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के दयालपुर पंचायत में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह को वोट मांगते समय ग्रामीणों के भारी आक्रोश का शिकार होना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक से उनके 10 साल के कामकाज, सड़कों की बदहाली और जनता के कामों की अनदेखी का हिसाब मांग लिया। कुछ कार्यक्रम का वहाँ पे गार्ड हमरा भगाएगा, गार्ड मुद्दा पे बात कर रहे हैं सब। रोड एक मुद्दा वाला कौन दयालपुर आवे के कोई रोड ठीक न है। वहीं अलीनगर में बीजेपी प्रत्याशी और गायिका मैथिली ठाकुर को भी चुनाव प्रचार के दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर गो बैक के नारे लगाए और उनसे दिखावटी प्रचार की जगह अपने मुद्दों पर जवाब मांगा।
चुनाव प्रचार के बीच व्यवस्थागत चूक भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर रैली के लिए एम्बुलेंस में दवाएं और जरूरी उपकरण न होने के कारण उसे बदलना पड़ा, जिससे मेडिकल मॉक ड्रिल में 2 घंटे की देरी हुई। इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम के चलते छपरा में राजनाथ सिंह की रैली रद्द करनी पड़ी। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी रैलियों में अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। और अब एक बार फिर उन्होंने जिलों की संख्या को लेकर गलत बयान दे दिया। बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन नीतीश ने 47 बता दिए। तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सबका बढ़ाने लगे। अब 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके अलावे 47 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। बहुत तेजी से काम हो रहा है और हर जगह, मतलब हर गांव में सब जगह सब बन जाएगा। यानी देखा जाए तो राज्य में एनडीए के लिए स्थिति फिलहाल डामाडोल दिखाई दे रही है, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। इस बीच चुनाव आयोग की सख्ती भी दिखाई देने लगी है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 21 एफआईआर दर्ज कराए हैं। इनमें आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स भी शामिल हैं। एनडीए नेताओं का जगह जगह विरोध हो रहा है, तो विरोध एसआईआर प्रक्रिया का भी हो रहा है। बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। एसआईआर के दूसरे चरण की सूची में तमिलनाडु और केरल का भी नाम शामिल है, लेकिन ये राज्य इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तो पूरा मोर्चा खोलने की ही तैयारी कर ली है। तो क्या बोले हैं स्टालिन, देखेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस मामले में विपक्षी नेताओं का विरोध पहले से और ज्यादा तेज हो गया है। इसी कड़ी में केरल और तमिलनाडु के सीएम भी इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। एसआईआर वाली लिस्ट में तमिलनाडु का भी नाम है, जिस पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का गुस्सा फूट पड़ा है। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। उन्होंने कहा, बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में ये लागू करना उचित नहीं है। एक तरफ जहां विजयन ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के नाम पर तमिलनाडु में भी विरोध की आग भड़क गई है। सीएम एमके स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। स्टालिन ने अपने सभी गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई, जिसमें तय किया गया कि 2 नवंबर को चेन्नई में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली होगी और पूरे तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। उनका यह विरोध खासकर एसआईआर के दूसरे चरण में आधार कार्ड को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं करने को लेकर है। सीएम स्टालिन ने कहा कि बीजेपी का तमिलनाडु में वोट बेस नहीं है, इसलिए वो वोटर लिस्ट से नाम हटाकर चुनाव जीतने की तिकड़म लगा रहे हैं। इनके पास जनता का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो उनसे वोट डालने का अधिकार छीनकर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। एसआईआर को रद्द करने और वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए सही प्रक्रिया लागू करने और इसे सही समय पर करवाने की मांग डीएमके ने पहले ही की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी। हमें एसआईआर पर कड़ी नजर रखनी होगी। जो भी असली वोटर्स हैं, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। इस बात को तय करना आपकी जिम्मेदारी है। सीएम स्टालिन और पिनरई के बयान से ये साफ है कि केरल और तमिलनाडु में चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें कम होने की जगह अभी और बढ़ने वाली हैं। एसआईआर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो महाराष्ट्र में चुनाव चोरी का मुद्दा भी थमता नहीं दिख रहा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कई अहम खुलासे किए और बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। और फिर अब इसी सिलसिले में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी कई अहम सबूत पेश किए। और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी बड़ी तैयारी में हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोट चोरी पर बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत की पोल अब उसके पुराने सहयोगी ही खोल रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही इसे लेकर हमलावर थे। पिछले दिनों बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार में रही शिवसेना यूबीटी ने भी वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया था। आदित्य ठाकरे ने दावा किया था कि उनकी विधानसभा सीट वर्ली में ही 16,000 से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। तो वहीं अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। राज ठाकरे को इससे पहले बीजेपी का सहयोगी माना जा रहा था, लेकिन अब वो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग का पर्दाफाश करने के लिए ठाकरे ने सत्याचा मोर्चा निकालने का फैसला किया है। और इसके लिए 30 अक्टूबर को वो खुद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और हेरफेर को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं।
राज ठाकरे के इस कार्यक्रम में ईवीएम मशीन और वोटर लिस्ट में हुए घोटालों पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, जिसमें वो ये बताने वाले हैं कि किस तरह वोटों की चोरी हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका दावा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी वोटर हैं। तो वहीं अब उनके इस खुलासे को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 30 अक्टूबर के इस कार्यक्रम पर चुनाव आयोग और बीजेपी की सांसें बढ़ी हुई हैं और जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी भी फडणवीस सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और तेज होगा। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसने राज्य सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू के नेतृत्व में कर्ज से बेहाल किसानों ने नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे यानी NH-44 जाम कर दिया। किसानों की एक ही मांग है कि कर्ज में डूबे हर किसान को तुरंत बिना शर्त कर्ज माफी दी जाए। हाईवे पर किसानों के डेरा डालने से गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई, जिससे आवागमन बुरी तरह से ठप हो गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बच्चू कडू ने दो टूक कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। ये प्रदर्शन किसानों की पीड़ा और खुद की जान लेने की घटनाओं को रोकने के लिए है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अन्नदाताओं को इस महामारी जैसे कर्ज से मुक्ति दिलानी चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों की हालत पर एक नजर डालें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र में कुल बकाया कृषि कर्ज करीब 2,63,203 करोड़ दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में 2023 में कुल 2,851 किसानों ने खुद की जान ले ली। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में ये संख्या 2,635 रही। 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में महाराष्ट्र में किसानों की जान लेने के रिपोर्टेड मामले 767 रहे। किसानों की चेतावनी है कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और तेज होगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों के इस विरोध और मांग के आगे झुकेगी या ये लड़ाई अभी जारी रहने वाली है? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। किसानों ने फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, तो नोटिस मोदी सरकार को भी मिला है सुप्रीम कोर्ट से। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कोर्ट में अपनी संशोधित याचिका दाखिल की है, जिस पर अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल गहराते जा रहे हैं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी संशोधित याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और भी कई दलीलें दी हैं। गीतांजलि ने कहा कि ये मामला असहमति को दबाने और राजनीतिक प्रतिशोध का है। गिरफ्तारी का आदेश और इसका आधार कानून की दृष्टि से काफी अस्थिर है। ये कार्रवाई अप्रासंगिक, पुरानी FIR, खुद की ही तरफ से दिए गए बयानों और सूचना के दमन पर आधारित है। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी 5 FIRs के आधार पर की गई हैं, जिनमें से 3 तो 1 साल पुरानी हैं और इनमें वांगचुक पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं और जो 5वीं FIR है उसमें भी किसी अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत की गई है। केवल चौथी FIR में उनका नाम है, जो उनके लेह की एपेक्स बॉडी का सदस्य बनने के बाद दर्ज करवाई गई है। गीतांजलि ने गिरफ्तारी से पहले ही वांगचुक के खिलाफ की गई अन्य कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिसमें उनके NGO के लिए विदेशी फंडिंग प्रमाण पत्र रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सोनम वांगचुक को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों से मात्र 2 महीने पहले और ABL, KDA और गृह मंत्रालय के बीच अंतिम दौर की बातचीत के बाद उन्हें भूमि पट्टे रद्द करने, FCRA रद्द करने, CBI जांच शुरू करने और आयकर विभाग से समन भेजने के नोटिस दिए गए। आप जानते हैं कि लेह में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं और अब गीतांजलि की इस संशोधित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवालों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है, तो सवालों में दिल्ली की बीजेपी सरकार भी घिर गई है। प्रदेश में दिवाली के बाद प्रदूषण रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग की सभी कोशिशें फेल हो गई हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को फेल बताया है, तो सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं, जिससे बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते क्लाउड सीडिंग का दावा किया गया। कहा गया कि इससे दिल्ली के कुछ इलाकों में 15 मिनट से 4 घंटे में बारिश हो सकती है, मगर क्लाउड सीडिंग के बाद भी उन इलाकों में बारिश नहीं हुई।
आईआईटी कानपुर की तरफ से इसे लेकर सफाई आई है। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान बादलों में नमी बहुत कम, केवल 15% पाई गई। इतनी कम नमी के कारण बारिश होने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए सफलता नहीं मिली। लेकिन इस सफाई से बीजेपी सरकार ही घिर गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं, ये सरकार ही पूरी तरह से फेल है। तो वहीं इस खलबली को आप नेता सौरभ भारद्वाज ने और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि भाजपा ने झूठ बोला कि उन्होंने करोल बाग, मयूर विहार और बुराड़ी में कृत्रिम बारिश करवाई थी। जब हमने जांच की तो पाया कि एक भी बूंद नहीं गिरी। हल्की बारिश तो कहीं भी हो ही जाती है, लेकिन भाजपा असली बारिश का भी श्रेय लेना चाहती है। भाजपा ने क्लाउड सीडिंग में भी बड़ा घोटाला किया है। भाजपा को तो पता ही नहीं कि क्या उपाय करने हैं, क्योंकि वे दिखावे और सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने भी आईआईटी कानपुर के साथ आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात की थी, हम भी ऐसा चाहते थे। जिसके बाद सरकार ने 3 बड़े और प्रमुख विभागों आईएमडी, सीएक्यूएम और सीपीसीबी से राय ली और तीनों संस्थानों ने बताया कि विंटर में क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बारिश होगी। साथ ही क्लाउड सीडिंग में जो केमिकल यूज होता है उससे लोग बीमार हो सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार कहती है दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी इन दिनों बहुत सही निशाने साध रहे हैं। उन्होंने आज बिहार में कहा कि नीतीश कुमार ने आखिर पिछले 20 साल में क्या किया है। अब ये तो वो बता नहीं पाए शायद, लेकिन देखने वाले तो ये जानते हैं कि वो केंद्र से पिछले 20 साल में खासी मदद लेते रहे हैं। एक तो राज्य में उन्होंने डबल इंजन की सरकार बना ली और उससे फ़ायदा लिया केंद्र से। उसके बाद में केंद्र में अपना इंजन लगा दिया केंद्र की सरकार के अंदर, तो वो भी ट्रिपल इंजन वाली सरकार जो चल रही है अभी केंद्र में, वो उनकी मदद से ही चल रही है। केंद्र में वो बहुत बड़े एक साथी भी हैं। अब ये पैसा, इतनी सामग्री, राहत सामग्री आई, उसका आखिर क्या हुआ? क्या वो सिर्फ बेईमानी और भ्रष्टाचार का मुजरा देखने में खर्च कर दी गई? इसका हिसाब तो चुनाव में उनको बताना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।